हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक नई क्लास के बारे में और विजन आईएएस के। आज हम टेस्ट सीरीज पर अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज मेरे द्वारा विजन आईएएस की एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है जिसमें हम 27 क्वेश्चन पहले देख चुके थे और आगे हम आज क्लास स्टार्ट जारी रखते हैं। तो हमने देखा था पिछली क्लास में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 27 तक, और उससे आगे आज हम बात करते हैं 27 के बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। और 28 क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका समर्थन करने हेतु 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। तो सत्याग्रह आप जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। तो वह किसके विरोध में किया गया था? तो इसका सही आंसर है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। अब आपको रोलेट एक्ट के बारे में बता दूं कि रोलेट एक्ट का मतलब एक ऐसा कानून था जिसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधे गिरफ्तारी की जाती थी। इसलिए इसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था, जो 1919 में चलाया गया था। और खेड़ा आंदोलन 1918 में चलाया गया था। वैकोम सत्याग्रह 1924 और बारदोली सत्याग्रह 1928। तो आप इनके सभी के सन याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का लक्ष्य व उद्देश्य क्या था? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी और इसकी स्थापना दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक पार्टी थी जिसकी स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी। और जबकि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा दिल्ली में की गई थी। तो इसके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इसका पहला उद्देश्य यह था कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के सभी रूपों को समाप्त करना। दूसरा, सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करना। व तीसरा, रेलवे और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना। ये तीनों ही इसके उद्देश्य थे। वह हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया था। तो इसका कारण आपको बताना है कि क्या कारण था कि भारत का निर्यात भारत के आयात से अधिक हो गया था। तो इन्हें हम एक एक करके डिटेल करते हैं। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। तो आपको यह पता होगा कि मुक्त व्यापार की नीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ऑप्शन बी पर बात करें तो अवसंरचना में अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए निवेश के कारण, ये भी गलत है। विश्व बाजार के संबंध में भारतीय किसानों में बढ़ती जागरूकता, ये भी गलत है। यहाँ आपको सही आंसर डी है, जिसमें कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के राजस्व से, यानी कि आपको पता होगा कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल के राजस्व से भारतीय वस्तुओं को खरीदने और उनका निर्यात करने की जो पद्धति थी, उस कारण भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया था। तो इसका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो आप सभी को पता होगा लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, और लखनऊ समझौते के अंदर मुस्लिम लीग यानी ML प्लस कांग्रेस यानी कांग्रेस, साथ साथ गरम दल व नरम दल को भी एक कर दिया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। जबकि मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में लखनऊ समझौते का विरोध किया गया था। और लखनऊ समझौते के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे थे AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने यह बात स्वीकार कर ली थी
कि मुस्लिम लीग को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचन मंडल सही है और मुस्लिम लीग को जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया है वह बात 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इस बात को स्वीकार कर लिया गया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में देखा जा सकता है कि आखिरकार कॉर्नवालिस द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रयास किए गए थे। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस द्वारा सिविल जज और कलेक्टर के पद का विलय किया गया था, यह बात बिल्कुल गलत है। कॉर्नवालिस द्वारा सिविल जज व कलेक्टर के पद को अलग अलग किया गया था, ना कि उसका विलय किया गया था। अगर हम बात करें फौजदारी मामलों को निपटाने के लिए एक पृथक न्यायालय की स्थापना कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी, यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन पर कि प्रांतीय अपीलीय न्यायालय का अवमूल्यन भी कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, यह बात गलत है कि प्रांतीय अपीलीय न्यायालय का अवमूल्यन विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, ना कि कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका सही आंसर केवल बी है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं बंगाल में द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन के बारे में आपसे पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अवध के नवाब सुराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा भारत के बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित कर दिया था। और इसके बाद 1765 में क्लाइव की दूसरी सूबेदारी के बाद क्लाइव जब भारत आया था तो क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इलाहाबाद की संबंधी में क्या क्या किया गया था। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि का परिणाम बंगाल का द्वैध शासन, बिल्कुल सही कि जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो उसी समय यह बंगाल का द्वैध शासन प्रशासन भी शुरू हुआ था। दूसरी बात, इसे लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही। और इसे वारन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था, यह बात भी बिल्कुल सही दी गई है। अगर हम तीसरे पर बात करें तो नवाब संग्रहण का अधिकार बन गया। नवाब ने राजस्व संग्रहण का अधिकार बनाए रखा, जबकि पुलिस व न्यायिक शक्तियों के नियंत्रण का अधिकार कंपनी में निहित हो गया। यह बात बिल्कुल गलत है, जबकि इसे उलटकर लिखा गया है। तो अगर मैं बताऊं तो जेल में कहा गया था कि राजस्व का अधिकार कंपनी को होगा, जबकि पुलिस व न्यायिक शक्तियों पर नियंत्रण नवाब का किया जाएगा। बंगाल के द्वैध शासन का मतलब यही है कि मुगल काल के अच्छे दिनों से ही दो बड़े पद होते थे, जिनमें एक दीवानी पद होता था और एक फौजदारी पद होता था। दीवानी पद का काम सभी भू राजस्व एकत्रित करना था और फौजदारी का काम कानून व्यवस्था व सैन्य व्यवस्था बनाना था। तो जब क्लाइव भारत आया तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की थी, जिसके तहत क्लाइव ने मोहम्मद रज्जा और सिताब राय नामक दो व्यक्तियों को बंगाल और बिहार में भू राजस्व एकत्रित करने के लिए चुना था और फौजदारी व्यवस्था नवाब के हाथों में दे दी गई थी और अपनी सेना भी नवाब के दरबार में रख दी थी, जिस सेना का वहन या जिस सेना का खर्चा पूरा नवाब द्वारा ही उठाया जाता था। यह क्लाइव का द्वैध शासन था, जिसे वारन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया था। इसके लिए इसका सही आंसर केवल 1 और 2 है। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारतीय आधुनिक इतिहास में लॉटरी समिति का संबंध किससे है। तो लॉटरी समिति का संबंध 1917 में नगर विकास हेतु धन जुटाने से है, यानी कि नगरीय स्वशासन के लिए कंपनी द्वारा जो लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता था, लॉटरी समिति का प्रयोग किया जाता था। इसके तहत सड़कों का निर्माण करना व जितने भी समुद्री तट हैं उनके पास जो अतिक्रमण है या जो वहाँ बस्तियाँ थी उन बस्तियों को हटाना, यह सब लॉटरी सिस्टम पर आधारित था और इसके विकास के लिए यानी नगर विकास हेतु धन जुटाने से संबंधित यह लॉटरी सिस्टम था। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, जिसमें कहा गया है कि 1918 में अहमदाबाद में मील हड़ताल हुई थी, ये आप सभी को पता होगा। अब हम बात करते हैं कि अहमदाबाद में जो मजदूरों की हड़ताल थी उसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ना कि सरदार पटेल द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए गलत है। दूसरी इसमें बात कही गई है कि इसमें श्रमिकों के काम के घंटों में वृद्धि पर असंतोष कारण था, नहीं। अगर हम बात करें तो अहमदाबाद जो मजदूरों का आंदोलन था इसमें बोनस को लेकर, इसमें प्लेग बोनस को लेकर यह हड़ताल की गई थी और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तो इसका सही आंसर आपके सामने डी। तो डी ना तो 1 सही है और ना ही 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, जिसमें पूछा गया है कि पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का उद्देश्य क्या था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में मैं बताऊं कि 1920 और 1930 के दौरान भारत के अंदर कहीं ना कहीं साम्यवादी और समाजवादी
दलों का प्रभुत्व था और कहीं ना कहीं ये भारत में एक नई विचारधारा पैदा कर रहे थे, जिसमें समाजवादी विचारधारा में आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि साम्यवादी विचारधारा में आपको पता होगा एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, इन सब लोगों के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए यानी समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को प्रचार को रोकने के लिए प्रसार करने वाले संदेह वाले विदेशी व्यक्तियों को निर्वासित करना, यह इसका उद्देश्य था। और ये इसी कारण पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में लाया गया था। और इसी पब्लिक सेफ्टी बिल पर जब बहस हो रही थी तो 1928 में ही भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने खाली बेंचों पर बम भी गिराया था और इसी समय उसने भगत सिंह द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो इसका सही आंसर सी है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कारखाना अधिनियमों के बारे में। तो आपको पता होगा कि भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय आया था। और इसमें क्या बात की गई थी, इनके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम कारखाना अधिनियम के बाद दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था, जबकि तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में आया था और चौथा कारखाना अधिनियम 1921 और उसके बाद 1933। ये कुछ कारखाना अधिनियम आए थे, तो इनके बारे में बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। तो अगर हम बात करें कारखाना अधिनियम में कि इनका उद्देश्य ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों में चाय बागानों में मजदूरों को अमानवीय स्थिति में सुधार लाना, तो ये इसका पहला कथन है जो बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था जिसके तहत ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों व चाय बागानों में मजदूरों की अवमान्य स्थिति में सुधार करना। तो अंग्रेज यहाँ कोई सुधार करना नहीं चाहते थे। जबकि दूसरी कथन में कहा गया है कि इन्होंने बाल श्रम के पूर्ण अवमूलन का प्रावधान किया था। यह बिल्कुल गलत है, पूर्ण का नहीं किया था, परंतु कहीं ना कहीं बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया गया था। रिपन द्वारा बालकों के लिए जो समय अवधि थी कार्य करने की, वह 7 घंटे कर दी गई थी। वह सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा कर दी गई थी। महिलाओं को काम करने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण अनुमूलन तो अब तक भी नहीं हो पाया है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा सवाई जयसिंह के बारे में आपको सही आंसर देना है कि राजा सवाई जयसिंह के बारे में आप किस प्रकार जानते हैं। तो इन्होंने, आपको पता होगा कि सवाई राजा जयसिंह जिन्होंने उज्जैन में एक खगोल वेधशाला की स्थापना की है, बिल्कुल सही है। इनके नाम पर ही जयपुर शहर की स्थापना की गई है और इन्हें ही 1699 में औरंगजेब द्वारा सवाई राजा जयसिंह की उपाधि दी गई थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति के बारे में आपको निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना बरिसाल में श्रीश कुमार घोष द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना श्रीश कुमार घोष द्वारा नहीं की गई थी, यही स्टेटमेंट गलत है। इसका उद्देश्य स्वदेश आंदोलन के लिए आम जनता को लाभवंत करना था, यह सही है। यह मध्यस्थता समिति के माध्यम से विवादों का निपटारा करती थी, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल एक गलत है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना श्रीश कुमार घोष द्वारा नहीं की गई थी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 40 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का पर बताइए। तो अगर आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद उन्होंने वेदों के विरोधी सभी धर्मों के विचारों को ठुकरा दिया था, यानी स्वामी विवेकानंद ने वेदों के विरोधी सभी धर्म विचारकों को ठुकरा दिया था, यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने पुरोहितवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी थे, यानी आर्य समाज मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद का विरोधी है, यह बिल्कुल सही है। वह महादेवी गोविंद रानडे के समकालीन थे, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर केवल 2, 3। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम विधि आयोग के संबंध में कथन सही बताना है। तो प्रथम विधि आयोग जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हेस्टिंग ने नहीं, जबकि जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले हैं, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है। तो केवल पहला तो गलत हो गया, और जब पहला गलत हो गया तो ऑप्शन डी भी समाप्त हो गया और ऑप्शन ए भी समाप्त हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन 2 और 3 बचते हैं, इन पर हम पढ़ लेते हैं। इनका उद्देश्य भारतीय कानून की दृढ़ संहिताबद्ध करना था, तो इसका उद्देश्य भारत में कानून संहिताबद्ध करना था, बिल्कुल सही।
इन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का प्रारूप तैयार किया गया था। बिल्कुल सही। तो आईपीसी का प्रारूप जो 1860 में आईपीसी की धारा जो प्रारंभ की गई है, आईपीसी की धारा वो 1860 में, और यह इसका प्रारूप तैयार करने वाले भी लॉर्ड मैकाले थे और प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, जिनका गठन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किया गया था। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों में राष्ट्रवादी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको बताना है। तो 1920 में कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव में रियासतों को कांग्रेस के नाम से राज्य में राजनीति व गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इन्हें यहाँ पहली बार रियासतों पर बात करने की यहाँ पेशकश की गई थी, ना कि रियासतों यानी कि राजनीतिक गतिविधियों में आरंभ करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो पहला गलत है, जबकि साथ साथ दूसरे की बात करें तो दूसरे को हम पढ़कर देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में ऐसे परिसंघ की योजना प्रस्तुत की गई थी जिसमें रियासतों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधित्व को संघीय विधानमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ना तो एक सही है और ना ही दो। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कामगार वर्ग द्वारा आंदोलन नहीं किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कामगार वर्ग द्वारा सहयोग नहीं यानी आंदोलन नहीं किया गया था। तो यह बात बिल्कुल गलत है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कामगारों द्वारा आंदोलन में भाग लिया गया था। तो पहले स्टेटमेंट आपका गलत लिखा गया है, जबकि दूसरे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अखिल भारतीय संघ नहीं था। यानी ऐसा कोई संघ नहीं था जो श्रमिकों के लिए कोई काम करे। भारत का पहला श्रमिक संगठन आपको पता होगा 1920 में बना था, जिसे अखिल भारतीय श्रमिक संगठन कहा जाता है, जो 1920 में बनाया था, जिसे इंटैक के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इसका ऑप्शन आपको सही बताना है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है प्रो चेंजर और नो चेंजर। प्रो चेंजर और नो चेंजर का मतलब है परिवर्तनवादी व बिना परिवर्तनवादी। ऐसे व्यक्ति जो परिवर्तन चाहते थे और ऐसे व्यक्ति जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो परिवर्तनवादी में आपको पता होगा कि 1922 में जब चोरा चोरी घटना के बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के बाद बारदौली में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद जो प्रो चेंजर थे, जो चेंज करना चाहते थे, उनमें मोतीलाल नेहरू व CR दास ने पहली बार कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष CR दास थे। तो अब हम इन पर बात करते हैं कि आखिरकार प्रो चेंजर चाहते क्या थे। तो प्रो चेंजर स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के बाद परिषदों में प्रवेश के पक्षधर थे, जबकि नो चेंजर इसका विरोध कर रहे थे। तो पहली बात आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सही है कि प्रो चेंजर चाहते थे कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो विधान परिषदें हैं, उन विधान परिषदों में प्रवेश किया जाए और वहां जाकर अपनी मांग रखी जाए। अगर अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानते तो उनकी मांग नहीं मानने पर वहां उनका बहिष्कार किया जाए और बहिष्कार के साथ साथ उन्हें अंग्रेजों के कार्य करने में बाधा डाली जाए। यह प्रो चेंजरों का मानना था। जबकि नो चेंजर जो गांधीवादी विचारधारा पर सम्मिलित थे, उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए और जो गांधी जी की जो विचारधारा थी उस पर ही चला जाए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रो चेंजर असहयोग आंदोलन के बाद परिषदों में प्रवेश के पक्षधर थे, जबकि नो चेंजर इसका विरोध कर रहे थे। अगर दूसरे पर हम बात करें, प्रो चेंजर असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विराम लेना चाहते थे, जबकि नो चेंजर सतत संघर्ष करना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है, प्रो चेंजर भी असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विराम करना नहीं चाहते थे। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही है, केवल एक सही। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन मद्रास महाजन सभा के गठन से संबंधित है, यानी कि इसकी स्थापना के समय किस किसका योगदान है। तो आपको पता होगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी और इसकी स्थापना के समय इसके अध्यक्ष MV राघवाचारी, P आनंदचार्लू में इसका स्थापना के समय महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इसका आंसर सी सही है, केवल 1 और 3। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 46। तो 46 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग थी? तो आपको पता होगा पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक श्रमिकों ने एक सामूहिक भागीदारी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो यह बिल्कुल सही है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था तो उसी समय खान अब्दुल गफ्फार खान ने सीमांत प्रांत यानी जो पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत है वहाँ खुदाई खिदमतगार नामक एक आंदोलन शुरू किया था। इसका सही आंसर यही है, केवल एक सही है। और साथ साथ दूसरे हम देखते हैं पूर्वी भारत में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। यानी पूर्वी भारत में इस समय चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह है कि अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन न करना। तो इस समय पूर्वी भारत में चौकीदारी कर देने से भी इनकार कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर केवल 1 और 2 है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 1870 के दशक में पावना विद्रोह के दौरान किसानों ने निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया था? तो अगर हम बात करें तो पावना विद्रोह जो हुआ था 1870 के दशक में, इसमें किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया गया था इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ऑप्शनों पर, तो किसान संघ का गठन व लगान हड़तालों का आयोजन, यह बिल्कुल सही है कि पावना विद्रोह के दौरान किसान संघ का गठन किया गया था व लगान हड़तालों का आयोजन किया गया था। दूसरी बात करें, अपने कानूनों का दावा करने के लिए कानून साधनों का उपयोग किया गया था। यानी अपने अधिकारों का दावा करने के लिए कानूनों और कानूनी साधनों का उपयोग किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। जमींदारों में भय उत्पन्न करने के लिए अन्य किसानों को संगठित करने के लिए जमींदारों की हत्या की गई थी, यह बिल्कुल गलत है। जमींदारों की हत्या नहीं की गई थी, बस कुछ जमींदारों के घरों को लूटा गया था। उनकी हत्या नहीं की गई थी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सर्वप्रथम हुई थी? सर्वप्रथम पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि कलकत्ता, मद्रास व बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 में की गई थी। और अगर हम बात करें सिविल सेवा से संबंधित कि सिविल सेवा में जो आयु थी वह सिविल सेवा में आयु लॉर्ड लीटन के समय आयु की गई थी। और प्रथम जनगणना 1881 में की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय जनगणना 1881 में की गई थी। और जो अंग्रेजों द्वारा बर्मा का विलय जो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय किया गया था। तो अगर हम इसका सही आंसर पर बात करें कि इसका सही आंसर केवल एक, कलकत्ता, मद्रास व बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं गदर आंदोलन। तो गदर आंदोलन को आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक गदर आंदोलन चलाया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा 1914 में की गई थी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके द्वारा अंग्रेजों की शक्ति को कम आंकना और उनकी पर्याप्त तैयारी भी कमी हुई। यानी कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो गदर आंदोलन की कमजोरियों से संबंधित हैं? तो गदर आंदोलन की कमजोरी में पहली कमजोरी तो यह ही है कि गदर आंदोलन के नेताओं ने अंग्रेजों की शक्ति को कम आंका और उनकी तैयारी पर्याप्त नहीं थी। यानी गदर आंदोलन के नेताओं की तैयारी पर्याप्त नहीं थी। अगली विशेषता पर हम बात करते हैं, प्रभावी व सतत नेतृत्व के निर्माण करने में इनकी विफलता। यह कोई प्रभावी और सतत नेतृत्व का निर्माण नहीं कर सके। इनकी कमजोर संगठनात्मक संरचना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर हम ऑप्शन डी देखें, इनका मुख्य रूप से सिख समूह से व्युत्पन्न नेतृत्व के साथ साथ धार्मिक विचारधारा पर आधारित था, यह बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। गदर आंदोलन में भले ही गदर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अधिकतर सिख हों, परंतु इसमें कहीं भी धार्मिक विचारधारा नहीं थी। यह एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। इसलिए इसका सही आंसर केवल डी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के बारे में बताया गया है और आपसे सही स्टेटमेंट पूछा गया है। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। यह पूछा गया है कि क्या सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखा गया है कि इसमें स्वदेशी बहिष्कार व स्वशासन की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह बिल्कुल गलत है। यह 1906 में प्रस्ताव पेश हुआ था। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वदेशी बहिष्कार व स्वशासन की मांग पर प्रस्ताव पारित किया गया था। यह अधिवेशन धर्मपंथी और चरमपंथियों के बीच विभाजन के
के साथ समाप्त हुआ। बिल्कुल सही है कि 1907 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया था और गर्म दल व नरम दल अलग हो गए थे, जिसमें विभाजन का मुख्य कारण यह था कि इसमें मांग की जा रही थी कि यह अधिवेशन सूरत में होगा, और सूरत में अगर होने से जो सूरत बम्बई प्रांत में पड़ता था, और बम्बई प्रांत के होने के कारण उस समय बम्बई से एक मेन नेता बाल गंगाधर तिलक थे, और गर्म दल के लोग यह मानते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक को करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण इस अधिवेशन में गर्म दल व नरम दल अलग हो गए। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी से 19वीं सदी के मध्य अंग्रेजों द्वारा राज्य साम्राज्यों के विजय का जो क्रम है, वह क्रम आपको बताना है कि सबसे प्रथम किस को जीता गया। तो आपको पता होगा सर्वप्रथम अंग्रेजों ने बंगाल को जीता था। बंगाल को 1764 में बक्सर के युद्ध में ही जीत लिया था। 1764 में बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था। और इसके बाद आपको पता होगा कि 1799 में आपको मैसूर को जीत लिया था। और इसके बाद आपको पता होगा 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को जीत लिया गया था, और 1849 में पंजाब को दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में जीत लिया गया था। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 1764 में बक्सर में बंगाल को जीत लिया गया, और मैसूर को 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, मराठों को 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में, और पंजाब को 1849 में डलहौजी द्वारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जीत लिया गया। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो 52 में हमसे पूछा गया है कर्नाटक युद्ध के बारे में बताना है। तो प्रथम व तृतीय युद्ध वर्चस्व हेतु यूरोपीय संघर्ष के भाग थे, जबकि दूसरा युद्ध कर्नाटक का स्थानीय कारणों के कारण उदय हुआ। तो बिल्कुल सही है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध व दूसरा युद्ध यूरोप में होने वाले आंग्ल फ्रांस युद्ध का कारण मात्र थे, जबकि दूसरा युद्ध भारत के अंदर हो रहे उत्तराधिकार के युद्ध यानी कर्नाटक के अंदर हो रहे उत्तराधिकार के युद्ध का कारण माना जाता है। अगर हम बात करें तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस संधि और भारत में सर्वशक्ति के रूप में अंग्रेजों की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। तो तीसरा जो आंग्ल फ्रेंच युद्ध था, इस कर्नाटक को तीसरे युद्ध को इसमें 1760 में एक युद्ध हुआ था जिसे बोला जाता है वांडीवास का युद्ध। और इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व गवर्नर काउंट द लाली कर रहे थे, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व गवर्नर ऑयरकुट द्वारा किया जा रहा था। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह से पराजय हुई थी, और फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित होकर केवल पौंडीचेरी तक सीमित होना पड़ा था। और जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, इन 3 युद्धों को अगर मैं बता दूं तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो प्रारंभ हुआ था 1746 से 48 तक, और कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो 1749 से लेकर 1754 तक, और तीसरा युद्ध 1757 से लेकर 56 से लेकर और 1763 तक। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, और कर्नाटक के प्रथम के युद्ध के समय फ्रांसीसियों की जीत हुई थी, और इस समय गवर्नर लॉर्ड डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले था। और प्रथम युद्ध की जो संधि थी, उस संधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रथम युद्ध की समाप्ति एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्ति हुई थी, जबकि दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्ति हुई थी, जबकि तीसरे युद्ध की समाप्ति पेरिस संधि के द्वारा हुई थी। और तीसरे कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर केवल सी, दोनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति में बारदोली प्रस्ताव निम्नलिखित में से किन किन कथनों से संबंधित है। तो बारदोली प्रस्ताव के बारे में आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो इसने असहयोग आंदोलन के प्रारंभ का मार्ग प्रशस्त किया था, प्रारंभ का नहीं समाप्त का। असहयोग आंदोलन 1922 के बारदोली प्रस्ताव द्वारा समाप्त हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था, तो इसलिए पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा, इसमें किसानों द्वारा भूमि करों का भुगतान नहीं करने से संबंधित प्रावधान सम्मिलित थे, यह भी गलत है। इसमें करों से संबंधित कोई बात कही नहीं गई थी। वह बारदोली सत्याग्रह था जो आपको पता होगा 1928 में चलेगा, और जो चलाया जाएगा किसके द्वारा, अब कमेंट सेक्शन में सरदार पटेल द्वारा, उसे बारदोली सत्याग्रह बोलते हैं। यहाँ पूछा गया था 1922। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि नील विद्रोह से संबंधित आपसे पूछा गया कि नील विद्रोह का संबंध किससे था। तो नील विद्रोह के बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पर हम पढ़ते हैं कि किसानों को भूमि बेचकर, तो किसानों को उनकी भूमि में जबरन बेदखल किया जाता था, यह गलत है।
किसानों की कृषि की बाध्यता और किसानों को उनकी उपज दिए जाने वाले कम लाभकारी मूल्य, ऐसा नहीं। अगर हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो अगर हम बात करें कि नील की कृषि की बाध्यता, यानी किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और किसानों को इसकी उपज पर दिया जाने वाला लाभ भी कम था, तो इसका सही आंसर केवल बी है, केवल बी। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, नील की खेती उनके लिए बाध्यता थी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करें हैदर अली, तो आपको पता होगा मैसूर का महत्वपूर्ण शासक या मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। और हैदर अली ने, आपको पता होगा मैसूर ने अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध लड़े हैं और 4 में प्रथम युद्ध हैदर अली द्वारा लड़ा गया था। तो हम बात करते हैं कि हैदर अली द्वारा नया पंचांग, सिक्का ढलाई व नई प्रणाली व वजन माप का नया पैमाना तैयार किया गया था। यह बिल्कुल गलत है, यह प्रणाली हैदर अली द्वारा नहीं बल्कि टीपू सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी। दूसरे पर हम बात करते हैं टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसियों से प्रेरणा लेते हुए, यानी टीपू सुल्तान के संबंध, जो हैदर अली का लड़का था उसके संबंध फ्रांसीसियों से प्रेरणा लेते हुए श्रीरंगापट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। बिल्कुल सही कि इस पर रंगापट्टम में इसने स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। टीपू सुल्तान ने पोलीगारों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया था। टीपू सुल्तान ने पोलीगारों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया था, तो यह बिल्कुल सही है कि टीपू सुल्तान ने पोलीगारों की शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर केवल सी है, केवल सी। अब हम बात करते हैं 1857 क्रांति के विद्रोह में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही है। तो आपको सही कारण बताना है। विद्रोह द्वारा केवल अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण और हिंसक कार्रवाई की गई थी। दूसरे पर बात करते हैं, अधिकांश हिंसक गतिविधियां शहरी केंद्रों तक सीमित थी। विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक विभाजन अत्यधिक कम था। विद्रोह का अधिकार वाले क्षेत्रों में आधुनिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था। आधुनिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें केवल आंसर सी सही है कि विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक विभाजन अत्यधिक कम था। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष अभी बताया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी और जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके द्वारा श्रमिकों से राष्ट्रवादी राजनीति से दूर रहने की अपील की गई थी। इसके द्वारा श्रमिकों से राष्ट्रवादी राजनीति से दूर रहने की अपील की गई थी। यह बिल्कुल गलत है, दूर रहने की नहीं बल्कि पास आने की अपील की गई थी, इसलिए केवल एक सही है। आपको छोटे छोटे से मिस्टेक पर ध्यान देना है, आपका प्रीलिम्स आराम से हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में। तो आपको पता होगा कि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी और इसी के बारे में आपको बात करनी है कि इसमें क्या क्या प्रस्ताव लाए गए थे। तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव अपनाया था, यानी कि इसमें कांग्रेस ने राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को अपनाया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की परिकल्पना पेश की गई थी। साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी इसी प्रस्ताव में पेश किए गए थे। यानी कांग्रेस ने आर्थिक नीति पर प्रस्ताव लाया, साथ साथ सार्वभौमिक सबको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की परिकल्पना भी इसी समय दी गई थी। यह बात बिल्कुल सही है। जबकि तीसरे में हमें बताया गया है कि भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दिए जाने के कारण कांग्रेस ने इस अधिवेशन में गांधी व इरविन समझौते को अस्वीकार कर दिया था। यह बात बिल्कुल गलत है, बल्कि इस प्रस्ताव में तो भगत सिंह बल्कि महात्मा गांधी और इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था, ना कि अस्वीकार। तो केवल एक सही, एक और दो सही है, तीसरा गलत है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था। यानी अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप, आखिरकार अफगानिस्तान से क्या हस्तक्षेप चाहता था ब्रिटेन, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान एक बफर जोन है और बफर जोन होने के कारण रूस के संभावित सैन्य खतरे से अपने भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अफगानिस्तान पर अंग्रेज नियंत्रण करना चाहते थे। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में 1919 और 1920 में इस आंदोलन का नेतृत्व मुसलमानों ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुसलमानों द्वारा 1919 और 1920 में किया गया था। और आपको सही नहीं गलत बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको गलत बताना है कि आखिरकार इसमें गलत कौन सा है। इस आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। ये बिल्कुल गलत
लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन नहीं किया गया था, तो बल्कि महात्मा गांधी ने तो खुद इसका समर्थन किया था और महात्मा गांधी ने इस समय असहयोग आंदोलन चलाया था, तो इसमें कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया था, इसलिए यह गलत है। केवल 2 गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। और खिलाफत आंदोलन आप सभी जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उसके बाद जो तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था, उस ओटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था, जिस कारण समस्त विश्व के मुसलमानों ने इसकी निंदा की थी और समस्त विश्व के मुसलमानों के साथ साथ भारत के मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया था। इसलिए भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और इसी आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भाग लिया था और महात्मा गांधी ने खुद खिलाफत समिति की अध्यक्षता भी महात्मा गांधी द्वारा ही की गई थी। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पर, जिसमें थियोसॉफिक सोसाइटी के बारे में पूछा गया है कि यह किस सिद्धांतों पर आधारित थी। थियोसॉफिक सोसाइटी, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यह आत्मा के आवागमन पर आधारित थी, बिल्कुल सही। यह उपनिषदों की शिक्षा पर आधारित थी, ये भी सही है। इसमें प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद किया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के भाग थे। तो इसमें प्रांतों में स्वायत्तता के साथ साथ अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था, तो इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी व अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था, यह बात बिल्कुल सही है। ब्रिटिश भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया, यह बात बिल्कुल गलत है कि सभी को मताधिकार नहीं दिया गया था। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरुआत की गई थी, तो केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। तो केवल आंसर 1 और 3। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं सहायक संधि। तो सहायक संधि भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाई गई थी, यह बिल्कुल गलत है कि भारत में सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी, ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो पहला तो हो गया आपका गलत, और जब पहला गलत हो गया तो अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति दक्षिण एशिया के नेपोलियन के आक्रमण की संभावना से प्रभावित थी, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि इसलिए लाया था कि कहीं अगर कभी नेपोलियन ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो भारत को मजबूती के साथ पेश करना है, इसलिए उसने भारत के कई राज्यों के साथ सहायक संधि की थी। अवध ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था, यह बात बिल्कुल गलत है। बल्कि भारत के साथ जो पहली संधि की थी, यानी अब लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का जो क्रम है, उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। हेमंत, अपे, भोसी, हेमंत, अपे, भोसी। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। तो ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन 3 भी गलत हो गया और ऑप्शन ए भी गलत हो गया, इसलिए इसका सही आंसर है केवल 2, यानी केवल बी सही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। तो अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत आपको पता होगा, शिक्षा से संबंधित है, और इसी के बारे में बात करते हैं कि अधोगामी निस्पंदन के सिद्धांत जो लॉर्ड मैकाले द्वारा लगाया गया था, इसका मतलब यह है कि शिक्षा का विचार छन छन कर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष आम जनता को शिक्षित करना था और उसके मध्य आधुनिक विचारों का प्रसार करना था, यह बात बिल्कुल गलत है। इसमें प्रत्यक्ष आम जनता को शिक्षा नहीं दी गई थी, इसमें शिक्षा केवल उन लोगों को दी गई थी जो पैसे में अमीर थे और उच्च वर्ग खेते थे, तो उन उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जानी थी और उन उच्च वर्ग के लोगों से शिक्षा का छन छन कर निचले स्तर तक शिक्षा का विकास करना था, ना कि आम जनता को शिक्षा देना। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है, जिसमें शिक्षा का प्रसार छन छन कर आम व्यक्ति तक पहुंचना था, प्रत्यक्ष नहीं। वुड डिस्पैच में अधोगामी निस्पंदन के क्रियान्वयन का समर्थन किया है। वुड डिस्पैच आपको पता होगा 1854 में था, जबकि इससे पहले 1833 में जब मेकाले की शिक्षा नीति आई थी, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत 1833 और 34 का है। यहाँ इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। लॉर्ड इरविन का समझौता आप सभी को जानते होंगे, तो इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें संबंधित बताना है कि लॉर्ड इरविन का जो समझौता था उसके बारे में आपको स्टेटमेंट सही बताना है। इसमें सभी राजनीतिक बंदियों को तत्काल रिहाई की बात की थी, यानी महात्मा गांधी ने सभी राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई शामिल थी, नहीं, सभी नहीं। इसमें केवल उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई शामिल थी जिन्हें केवल आंदोलन
के दौरान हड़ताल या उसमें शामिल किया गया हो। आपराधिक जो जिन्होंने किसी का मर्डर किया हो या आपराधिक गतिविधियां की हो या राष्ट्र विरोधी कोई भावना पैदा की हो, तो ऐसे व्यक्तियों की रिहाई शामिल नहीं की गई थी। अगर ऐसे व्यक्तियों की रिहाई शामिल की जाती तो भगत सिंह भी रिहा हो जाते 1931 में, जब लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था। तो सभी नहीं है, इसका मतलब केवल एक तो गलत हो गया। अब दूसरे पर हम बात करते हैं। इस समझौते के तहत सरकार ने शांतिपूर्ण व गैर आक्रामक धरना प्रदर्शन के अधिकारों को मान्यता प्रदान करती थी। ये बिल्कुल सही है कि इसमें पहली बार जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण व गैर आक्रामक धरना प्रदर्शन के लिए सरकार ने अधिकार दे दिया था और मान्यता दे दी थी कि आप ऐसा आंदोलन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे इसे कंटिन्यू रखने के लिए मुझे अपना जो भी आपको लग रहा हो कि वीडियो में किस प्रकार की कमियां हैं, क्या त्रुटि हैं, उसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।